आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक एंटरप्राइजेस के लाभ और हानियाँ, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो आज जैसे कि पिछले उस पे लेक्चर में हमने बताया था कि पब्लिक एंटरप्राइजेस होते क्या हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस में क्या अंतर है। तो उसी क्रम में आज हम डिस्कस करेंगे लोक उपक्रमों के लाभ। आज प्रत्येक देश में, चाहे वहाँ की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या समाजवादी, लोक उपक्रम के लाभ या महत्व को स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में किसी देश के चहुमुखी विकास के लिए यदि ये कहा जाए कि लोक उपक्रमों की स्थापना अत्यंत जरूरी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लोक उपक्रम अर्थव्यवस्था और समाज को अनेक प्रकार से लाभान्वित और प्रभावित करते हैं। हम इस कथन से सहमत भी है। इसे हम समझाने के लिए दो भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे। पहला हम डिस्कस करेंगे इसके आर्थिक लाभ। तो आर्थिक लाभ में पहला जो है पॉइंट वो है तीव्र आर्थिक विकास। विकासशील देशों के सामने एक प्रमुख समय जनशक्ति व प्राकृतिक साधनों के अधिकतम प्रयोग की होती है। इनके समुचित उपयोग के द्वारा ही आर्थिक प्रगति में उत्पादन, रोजगार, आय, बचत और पूंजी निर्माण में वृद्धि करके महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्षेत्रीय संतुलित विकास। पिछड़े क्षेत्रों और राज्यों में औद्योगिक दृष्टि से लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित पूंजी की जरूरत होती है और लाभ के रूप में कम, इसलिए निजी क्षेत्र स्थापित नहीं होते, परंतु राज्य क्षेत्र की जरूरत होती है और इस दिशा में महत्वपूर्ण दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट वृद्धि से सरकार को आय के रूप एक बहुत बड़ी प्राप्त होती है। से विभिन्न प्रकार कर, अतिरेक, लाभांश के रूप में भी राजस्व के पॉइंट है उद्योगों को प्रोत्साहन, लोगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी और बिक्री दान का हौसला बढ़ाया है। इससे छोड़िए और आत्मनिर्भर महसूस करने लगे और पूरक उद्योगों का विकास हुआ है। पांचवा पॉइंट है आधारभूत और बड़े उद्योगों का विकास। देश का सुदृढ़ आर्थिक विकास बड़े और आधारभूत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, रसायन उद्योग, रेल, सड़क निर्माण, वायुयान, हैवी इंजीनियरिंग, विद्युत परियोजनाएं, जलपूर्ति, मशीन निर्माण, खनिज उद्योग इत्यादि पर निर्भर करता है। लेकिन ऐसे उद्योगों के विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और इनके द्वारा लाभ देने के समय भी अधिक लगता है, अतः सरकार ही इन्हें स्थापित करती है। 6 पॉइंट है निजी उपक्रमों के दोषों को दूर करना। राजकीय उपक्रमों में जनहित और कल्याण को प्राथमिकता दी जाती है। निजी उपक्रम मूल्य वृद्धि, किस्म गिरावट, माल में गिरावट, जमाखोरी, मुनाफाखोरी, दोषयुक्त मापतोल इत्यादि द्वारा समाज का अहित करते हैं, लेकिन राजकीय उपक्रमों में यह दोष नहीं होते हैं। 7वां पॉइंट है मूल्य नियंत्रण में मदद प्रदान करना। लोक उपक्रम ने मूल्यों को नियंत्रित रखने में सरकार की मदद कर देश की एक बहुमूल्य सेवा की है। लोहा इस्पात उद्योग की मूल्य नीति इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। विगत कुछ वर्षों में लागत खर्चे में वृद्धि होने के उपरांत की विक्रय मूल्य में इसी कारण कोई वृद्धि नहीं की गई कि इसके सामान्य मूल्यांतर पर दूरगामी और दूषित प्रभाव पड़ेंगे। 8वां पॉइंट है प्राकृतिक साधनों का उचित विदोहन। देश के प्राकृतिक साधनों का विदोहन देश की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को देखते हुए राजकीय उपक्रमों द्वारा ज़्यादा अच्छी प्रकार से किया जाता है। भारत में नदी घाटी योजनाओं का निर्माण, भूगर्भ संपत्ति का विदोहन जैसे खनिज तेल, तांबा इत्यादि का समुचित विकास राजकीय क्षेत्र से ही हो रहा सका है। 9वां पॉइंट है सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन का साधन। लोक उपक्रम सरकारी नीतियों, लक्ष्यों, गतिविधियों आदि के क्रियान्वयन और निष्पादन का एक प्रमुख साधन है। अतः
इन उपक्रमों की पालना से देश की विकास योजनाओं को आसानी से कार्य रूप से परिणित किया जा सकता है। 10वां पॉइंट है मूल ढांचे का निर्माण। देश के आर्थिक विकास में उप ढांचे का स्थान महत्वपूर्ण होता है, जो कि राज्य के उपक्रमों के द्वारा ही संभव है। उप ढांचे के अंतर्गत शक्ति, शिक्षा, सिंचाई, यातायात, संचार, स्वास्थ्य, बैंकिंग इत्यादि शामिल है। इन सेवाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि जन समुदाय की सेवा करना और उद्योग, कृषि, खनन और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार तैयार करना है। 11वां पॉइंट है बीमार मिलों की रक्षा। सार्वजनिक क्षेत्र न सिर्फ वित्त और उत्पादन से ही संबंधित है, अपितु जरूरत पड़ने पर निजी क्षेत्र की बीमार इकाइयों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम का भी उस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार ने अनेक अवसरों पर बीमार इकाइयों की रक्षा की है। 12वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। राजकीय उपक्रम निजी क्षेत्रों के उद्योगों की तुलना में ज़्यादा साख रखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक साख सुविधाएं मिल जाती हैं और विदेशों से ज़्यादा व्यापार समझौते किए जा सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ता है। राजकीय उपक्रमों की निर्यात वृद्धि से व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में रहता है। 13वां पॉइंट है आर्थिक क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करना। लोक उपक्रम आधारभूत उद्योगों में अपनी स्थिति तथा विशाल स्तर के कारण निजी क्षेत्र के उद्योगों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। रासायनिक उर्वरक और लोहा इस्पात उद्योग में आज भी ऐसी स्थिति विद्यमान है। 14वां निजी एकाधिकार को समाप्त करना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही निजी उद्योगपतियों के एकाधिकार में वृद्धि हुई है और देश में धन की असमानता बढ़ी है। राजकीय उपक्रमों का विकास करके निजी उद्योगपतियों के सामने एक प्रतिशक्ति तैयार की जा सकती है, जो इनके एकाधिकार को समाप्त करने में मददगार होगी। 15वां पॉइंट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि। राजकीय उपक्रमों की स्थापना से रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होती है। अनेक बार सरकार रोजगार की सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए ही उद्योगों की स्थापना करती है। और लास्ट पॉइंट है आर्थिक लाभ का आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना। लोक उपक्रमों ने देश में आधारभूत उद्योग जैसे लोहा, भारी मशीनों का निर्माण, जहाज इत्यादि का निर्माण किया है। साथ ही विद्युत, सिंचाई की व्यवस्था, उर्वरक, यातायात साधन इत्यादि जुटाकर देश के आर्थिक विकास की नींव डाली है। सेकंड है हमारा मेन पॉइंट सामाजिक लाभ। पहला पॉइंट है पिछड़े वर्गों का उत्थान। लोक उपक्रमों ने पिछड़े हुए वर्ग, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति शामिल है, के उत्थान पर पूरा ध्यान दिया। इन वर्गों को अनिवार्य वस्तुएं सही कीमत पर उपलब्ध कराने, इनका चहुमुखी विकास करने की ओर ये उपक्रम पूर्ण रूप से गतिशील है। कुछ राज्य सरकारों ने तो पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए अलग से विशेष सार्वजनिक उपक्रमों की भी स्थापना की है। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों में इन वर्गों के लिए नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। सेकंड पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों की स्थापना। राष्ट्रीय महत्व के उद्योग जैसे सैनिक और युद्ध सामग्री का निर्माण, अंतरिक्ष, परमाणु उद्योग इत्यादि को निजी क्षेत्र में स्थापित नहीं किया जा सकता। इन्हें राष्ट्र के हित में राजकोषीय उपक्रमों के रूप में स्थापित किया जाता है। तीसरा है श्रम कल्याण। राजकीय उपक्रमों और कर्म विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त है। श्रम नहीं करते क्योंकि इनमें व्यक्तिगत लाभ की भावना नहीं होती है। चौथा पॉइंट है श्रमिकों के सम्मान में वृद्धि। लोक उपक्रम एक आदर्श नियोक्ता के रूप में होने के कारण श्रमिकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे आवास व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधा, प्रेरणाएं और पदोन्नति के अवसर इत्यादि प्रदान करता है। यही नहीं, श्रमिकों की प्रबंध में सहभागिता प्रदान करने में भी सदैव अग्रणी रहा है। फलस्वरूप एक श्रमिक को एक सामान्य श्रमिक की श्रेणी से उठाकर प्रबंधक के उच्च स्थान तक ले जाया गया है। पांचवा पॉइंट है अकुशल औद्योगिक इकाइयों का प्रबंध। रुग्ण और अकुशल औद्योगिक इकाइयों को भी लोक उपक्रमों ने मदद प्रदान की है। ऐसी कई इकाइयाँ जो निजी उपक्रमों के कुप्रबंध के कारण बेकार पड़ी थी या हानि के कारण बंद होने जा रही थी, उनका संचालन
लोक उपक्रमों द्वारा अपने नियंत्रण में लेकर किया गया है। इसके कारण इन इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों को राहत मिली है। इस प्रकार लोक उपक्रमों ने रुग्ण इकाइयों को भी मदद देकर अनेक सामाजिक दोषों का निवारण किया है। 6 पॉइंट है वस्तुओं की किस्म निर्धारित करना। लोक उपक्रमों ने जहां एक और उत्पादन में वृद्धि करके न्यूनतम लागत पर उपभोक्ताओं को वस्तुएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर वस्तुओं की किस्म में भी सुधार करके उसके उच्च स्तरीय मापदंड भी निर्धारित किए हैं। 7 पॉइंट है जन उपयोगी सेवाओं का संचालन। जन उपयोगी सेवाएं जैसे रेल, डाक, तार, बिजली, पानी, परिवहन, गैस इत्यादि का संचालन सिर्फ राज्य के उपक्रमों द्वारा ही किया जाना जरूरी है। इससे उपभोक्ताओं को ये सेवाएं उचित मूल्य पर प्राप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। 8वां पॉइंट है सामाजिक दायित्वों के प्रति सजगता। राजकीय उपक्रम विभिन्न वर्गों जैसे ग्राहक, कर्मचारियों, सरकार, स्थानीय समुदाय इत्यादि के प्रति अपने दायित्वों को भलीभांति निभा सकते हैं। इससे निजी क्षेत्र के व्यवसायियों में भी सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न होती है। 9 पॉइंट है औद्योगिक अनुसंधान और विकास। लोक उपक्रमों ने निजी क्षेत्र के परंपरागत तरीकों को त्याग दिया है और इस क्षेत्र द्वारा नए नए अनुसंधानों पर बल दिया गया है। इस सब का परिणाम यह है कि आज हमारे यहाँ से विदेशों को काफ़ी मात्रा में इंजीनियरिंग का सामान निर्यात किया जा रहा है और कई क्षेत्रों में तो हम आत्मनिर्भर भी हो गए हैं। 10वां पॉइंट है सामाजिक स्तर में वृद्धि। राजकीय उपक्रमों द्वारा समाज में रोजगार के विभिन्न अवसरों का सृजन किया जाता है। परिणाम स्वरूप समाज में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है और दूसरी ओर उत्पादन में वृद्धि करके सस्ते मूल्यों पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। 11वां पॉइंट है प्रबंध का वैज्ञानिकरण। लोक उपक्रमों का प्रबंध पेशेवर प्रबंधकों के हाथ में है। इन प्रबंधकों ने निजी क्षेत्र के परंपरागत प्रबंध को त्याग कर वैज्ञानिक प्रबंध और विवेकीकरण को अपनाया है। इस प्रकार समस्त देश में प्रबंध के वैज्ञानिकरण और विवेकीकरण की दिशा में लोक उपक्रम ने पहल कर प्रबंध की क्रांति लाने में बड़ा सराहनीय योगदान दिया है। तो ये हमारे आर्थिक और सामाजिक लाभ है, लेकिन ऐसा ही नहीं है कि लोक उपक्रम के सारे लाभ हैं, इसकी कुछ हानियाँ भी हैं और हानियाँ जो हैं वो निम्नलिखित हैं। वो पहला पॉइंट है अकुशल प्रबंध व्यवस्था। लोक उपक्रमों की संख्या के अनुपात के अनुसार कुशल प्रबंधकों का अभाव है। इसका दोष यह हो जाता है कि इन उपक्रमों में अर्धकुशल और अकुशल प्रबंधकों की सेवाएं ली जाती है। फलस्वरूप उपक्रमों का प्रबंध संचालन ठीक तरह से नहीं हो पाता और उनमें अकुशल प्रबंध व्यवस्था व्याप्त हो जाती है। दूसरा पॉइंट है राजकीय एकाधिकार की स्थापना। सरकार द्वारा निजी उपक्रमियों की एकाधिकारी प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए भी कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है। उन्हें राजकीय उपक्रम प्रारूप में संचालित किया जाता है, परंतु वे राजकीय उपक्रम में यथाकथा राजकीय एकाधिकार की स्थापना करते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय रेलवे और डाकतार विभाग। तीसरा है आर्थिक विकास में बाधा। राजकीय उपक्रमों से आर्थिक विकास में अनेक प्रकार की बाधाएं आती है। राजकीय एकाधिकारी की स्थापना हो जाती है, जरूरी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है, प्रबंध और संचालन व्यवस्था अकुशल व्यक्तियों के हाथों में चले जाती है, लाल फीताशाही के कारण शीघ्र निर्णय नहीं लिए जाते, हानियों की उपेक्षा की जाती है, उपक्रमों के विक्रय के विकास के लिए सीमित पूंजी होती है। सीमित पूंजी के कारण सरकार अन्य नवीन उपक्रमों की स्थापना नहीं कर पाती। निजी उपक्रमों में राष्ट्रीयकरण के भय से उद्योग धंधों में अधिक पूंजी नहीं लगाते। कुछ स्थितियों में तो निजी उपक्रमी राजकीय नीतियों के कारण उद्योग धंधों की स्थापना के लिए लाइसेंस भी प्राप्त नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक ज्ञान का अभाव। लोक उपक्रमों में जहां एक और जनउपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिए जनउपयोगी उद्योग और देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा उद्योगों की स्थापना की जाती है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक विकास के लिए व्यावसायिक उपक्रमों की भी स्थापना की जाती है। इन व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना तो सरकार द्वारा कर दी जाती है,
परंतु इनके कुशल संचालन हेतु व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाती। इन उपक्रमों के प्रबंध और संचालन के लिए प्राय प्रशासनिक सेवा से व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है जिनमें व्यावसायिक ज्ञान और अनुभव पर्याप्त मात्रा में नहीं पाया जाता। परिणाम स्वरूप इन्हें उपक्रमों को व्यावसायिक आधार पर चलाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे हानियों में लगातार वृद्धि होती जाती है। 5वां पॉइंट है राज्य पर अधिक भार। यह निर्विवाद सत्य है कि राज्य का प्रमुख कार्य राज्य करना है, न कि व्यवसाय करना। परंतु जब सरकार एक और तो देश में शांति, न्याय, कल्याण, सुरक्षा, प्रशासन इत्यादि की व्यवस्था करती है और दूसरी ओर राजकीय उपक्रमों द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं का संचालन करती है, तो उसके कार्य और उत्तरदायित्वों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप सरकार ना तो ठीक ढंग से शासन ही कर पाती है और ना ठीक ढंग से राजकीय उपक्रमों का संचालन ही। 6 पॉइंट है आर्थिक स्वतंत्रता का हनन। राजकीय उपक्रम निजी उपक्रमियों की एकाधिकारी प्रवृत्ति की तो समाप्त करते, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने में भी इन राजकीय उपक्रमों ने मदद प्रदान की है, परंतु कभी कभी राजकीय एकाधिकारी की भी स्थापना करते हैं, जिससे जहां एक और निजी क्षेत्र के उपक्रमियों की आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता भी समाप्त होती है। उपभोक्ताओं को यही माल उपभोग करना होता है जिसे राज्य उपलब्ध कराता है। 7वां पॉइंट है व्यक्तिगत लगाव का अभाव। राजकीय उपक्रमों से प्रबंध और संचालन हेतु जो भी व्यक्ति नियुक्त किए जाते हैं वे सभी वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, अतः उन्हें मुख्यतः अपने से ही सरोकार होता है। उनका उपक्रमों की क्रियाओं में कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होने के कारण पूरी लगन और परिश्रम से कार्य नहीं करते, जिससे उपक्रमों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। जनता पर भार। राजकीय उपक्रमों में लाल फीताशाही का बोलबाला पाया जाता है, हानियों की उपेक्षा की जाती है, प्रबंधकों में व्यावसायिक ज्ञान का और अनुभव का अभाव पाया जाता है, व्यक्तिगत लगाव और वित्तीय हित का अभाव आदि कारणों से हानियों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसलिए अधिकांश उपक्रम घाटे पर ही चल रहे होते हैं। इस घाटे की पूर्ति सरकारी खजाने से की जाती है, जिसका भार अंततः देश की भोली भाली जनता पर ही पड़ता है। 9वां पॉइंट है लाल फीताशाही का बोलबाला। राजकीय उपक्रमों में कार्य करने वाले व्यक्तियों का कोई व्यक्तिगत लगाव न होने के कारण कार्यों में अनावश्यक विलंब होता रहता है। बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय जो शीघ्र लिए जाने चाहिए काफ़ी समय तक नहीं लिए जाते और संबंधित प्रपत्र एक अधिकारी की मेज़ से दूसरे अधिकारी की मेज़ पर चक्कर लगाते रहते हैं। इससे उपक्रम के विकास का स्वप्न साकार नहीं होता। व्यवसाय में लाभ के अवसर तो कभी कभार ही आते हैं, अतः लाल फीताशाही के कारण व्यावसायिक आधार पर चलाए जाने वाले उपक्रमों की सफलता की कामना करना मात्र सिर्फ कल्पना होती है। और लास्ट पॉइंट है हानियों की उपेक्षा। राजकीय उपक्रमों का एक अन्य मुख्य दोष ये है कि इनमें हानियों की स्पष्टतया उपेक्षा की जाती है। उन्हें रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते, फलस्वरूप ये कम होने की बजाय बढ़ती रहती है, जो देश के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इस प्रकार ये पब्लिक एंटरप्राइजेस के लाभ और हानि जो आज हमने डिस्कस किए हैं, आज के लिए इतना ही।